जोहार नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज भी हम आपके लिए ढेर सारी नई जानकारियां लेकर आए हैं। चलिए इसी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले देखेंगे हम कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों को अनुदान में दिया जा रहा है कृषि उपकरण। पीपीआर रोग से बचाने के लिए समय पर कराएं बकरियों का टीकाकरण। छोटे भूभाग की जुताई के लिए बेहतर उपकरण है मिनी पावर बीडर। राज्य में कृषि विकास नीति के तहत चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना द्वारा राज्य के कृषकों को निर्धारित अनुदान पर कृषि उपकरण मुहैया कराए जाते हैं, जिससे कृषक फसलों का उत्पादन बढ़ाकर लाभान्वित हो सकें। कृषि उपकरणों की सहायता से किसान अपनी मेहनत को दोगुनी करके ज्यादा उत्पादन लेने में समर्थ होते हैं। इसी के मद्देनजर एक योजना के तहत भूमि संरक्षण विभाग राज्य में प्रखंड स्तर पर निर्धारित अनुदान पर अनेक छोटे बड़े कृषि उपकरण कृषकों को मुहैया कराती है। इस योजना द्वारा राज्य के कृषि उत्पादों में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। बकरी पालक, यदि आपकी बकरियों की आंख, नाक में गंदगी दिखे, मुंह में घाव और पतला दस्त होने जैसे लक्षण दिखें, तो संभवतः उन्हें पीपीआर रोग हो गया है। ये स्थिति बकरियों के लिए भयावह है। ये रोग बकरियों को ना हो, इसके लिए हमारे पशु विशेषज्ञ से जानिए बचाव के उपाय। बकरी में अभी एक रोग लगता है जिसको बोलते हैं पीपीआर। इसमें आँख में कीची आना, नाक में नेटा आना, मुंह में घाव हो जाता है और पतला दस्त के चलते बकरी है कि मरने शुरू हो जाती है। तो पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि इस रोग से बचने के लिए पीपीआर का टीका, जो कि नज़दीक के पशु चिकित्सालय में उपलब्ध है, अपना टीकाकरण बकरी को करा लें। इसमें 1 ml टीका चमड़े में लगाया जाता है। किसान भाइयों, समय आ गया है गर्मा फसलों के लगाने का। इस समय अन्य सब्जियों के साथ खीरा हमारे यहाँ प्रमुखता से लगाई जाती है। जो किसान खीरा लगाना चाहते हैं वे बेहतर उत्पादन के लिए स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा और स्वर्ण अगेती नामक खीरे के प्रभेद लगाएं। निश्चित तौर पर उन्हें लाभ होगा। स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा और स्वर्ण अगेती ये खीरा के उन्नत प्रभेदों में प्रमुख माने जाते हैं। ये किस्म झारखंड की मिट्टी और जलवायु में बेहतर उपज प्रदान करने में सक्षम है। खेत की तैयारी कर 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 80 से 120 क्विंटल तक खीरे की उपज पाई जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थान रांची अवस्थित हार्प द्वारा विकसित एक किस्म है स्वर्ण शीतल और स्वर्ण पूर्णा, स्वर्ण अगेती। इन तीनों किस्मों का प्रयोग करें और चूर्णील आस्था से अपने फसल खीरे का बचाव करें। दुधारू पशुओं के व्यवहार और खानपान में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, जिसकी अनेक वजहें होती हैं, जैसे कृमि हो जाना, किसी प्रकार की बीमारी का हो जाना इत्यादि। जैसे कभी कभी पशु दूध देना कम कर देती है। इन दुधारू पशुओं का उचित प्रबंधन कर इनकी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। कैसे, बता रहे हैं हमारे पशु विशेषज्ञ। दुधारू पशुओं के लिए सबसे बढ़िया देखभाल प्रबंधन की बात अगर हम करें तो प्रबंधन के लिए सबसे पहले दुधारू पशुओं में हर 6 महीने साल भर में एक बार कीड़ा से बचाव के लिए दवा का उपयोग करना चाहिए और इसमें मिनरल मिक्सचर और नमक की मात्रा का प्रयोग प्रतिदिन 50 ग्राम के हिसाब से अवश्य करनी चाहिए। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित या मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर बोलते हैं। यह उपकरण मोटर द्वारा चलने वाला यंत्र होता है। छोटे खेत, बागीचों इत्यादि में जुताई कार्य करने के लिए यह बहुत ही उत्तम उपकरण है। मिनी पावर बीडर ट्रॉली नुमा होता है। इसमें 2 चक्के लगे होते हैं और एक हैंडल होता है, जिससे पकड़कर आसानी से पूरे खेत में जुताई की जा सकती है। कृषि समाचारों में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए इस किसान के जीवन से लेते हैं सफलता के कुछ सबक।
ये किसान अपने क्षेत्र में सब्जियों की बेहतर खेती के लिए जाने जाते हैं। सफल सब्जी उत्पादन के बारे में पूछने पर ये बताते हैं कि कृषि की वैज्ञानिक पद्धतियाँ इसके लिए बहुत उपयोगी है। सब्जियों की खेती वैज्ञानिक विधियों द्वारा करने से उपज में बढ़ोतरी के साथ गुणवत्तापूर्ण फसल भी प्राप्त होती है। गेहूँ, धान, टमाटर, बैंगन, मटर, छिमी तकनीक सीखे कृषि विज्ञान केंद्र से 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं। उसी आधार पर हम लोग चल रहे हैं, अपना खेती बाड़ी भी कर रहे हैं और अगल बगल में भी हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। बाल बच्चा सर पढ़ रहे हैं, छोटा छोटा अपना जो भी कमाई होता है उसी से भी पढ़ाते लिखाते हैं सर। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 32, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 35, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 36, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 34, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 35, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 34, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। आने वाले दिनों में इनमें फिलहाल बहुत बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1500, अधिकतम 2000 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100, अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1800, अधिकतम 2100 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 11500, अधिकतम 12600 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 6800, अधिकतम 7200 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5800, अधिकतम 6600 रुपए। चीनी न्यूनतम 2700, अधिकतम 3100 रुपए। आलू न्यूनतम 700, अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1500, अधिकतम 2100 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आज आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो चलिए हम जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, पर लेंगे हम उससे पहले छोटा सा एक विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की आगाद खेती किस तरह की जाए, आज हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद नसीम से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भानु घोष। आगाद खेती करने की तकनीक। किसी भी मौसमी सब्जी को उसके समय से पूर्व खेती करना ही आगाद खेती कहलाती है और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर या कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर की गई खेती से हम बहुत लाभ कमा सकते हैं। लत्तेदार सब्जी जैसे कद्दू, नेनुआ, झींगी, खीरा ये सभी गर्मी के मौसम की फसलें हैं तथा इसे हम किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। गर्मा लत्तेदार सब्जियों की खेती करने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है नर्सरी या बीज पौधों का सही ढंग से देखभाल करना। आमतौर पर जाड़े के मौसम में बीज का अंकुरण या फसलों का ठीक ढंग से वृद्धि नहीं हो पाना हमें नुकसान पहुंचाता है।
इससे बचने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि बाजार से 6 से 7 रुपए मीटर वाले पॉलीथीन का प्रयोग कर एक छोटा सा घर बनाएं। इससे उस घर का तापमान नियमित रहता है। उसके बाद उसमें हम अपने लत्तेदार सब्जियों के बीज को रोप देते हैं। इससे कोई भी बीज का अंकुरण बहुत तेजी से होता है। तापमान बढ़ने से बीज पौधों की वृद्धि भी तेजी से होती है। इसके अंदर बैगन के बीज डालने से 10 से 12 दिनों के भीतर हमारा बीज पौधा रोपण हेतु तैयार हो जाता है। इसके अलावा हम बीजों को अपने सोने वाले कमरे में रखकर तथा धूप में बाहर रख देने से भी हमारे बीज स्वस्थ तथा सही तरीके से अंकुरित हो जाते हैं। प्रो ट्रे के उपयोग से भी हम अपने बीज पौधों की वृद्धि अच्छे ढंग से कर पाते हैं। प्रो ट्रे में छोटे छोटे पॉकेट होते हैं जिसमें कॉकपिट का प्रयोग होता है। कॉकपिट नारियल के रेशे का बना होता है जिससे हमारे बीज स्वस्थ रहते हैं। इन पॉकेटों में एक एक बीज को डालकर हम कम समय में ही हमारे बीज का अंकुरण सही तरीके से कर लेते तथा खेत में रोपने हेतु तैयार कर देते हैं। इसके अलावा बीज के सही अंकुरण के लिए खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसमें सड़े गोबर, सड़े पत्ते की खाद, बालू और मिट्टी प्रमुख है। हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में सड़े पत्ते की खाद, उसके बाद बालू और बहुत कम मात्रा में मिट्टी लेकर इन तीनों का मिश्रण कर बीज को सही तरीके से अंकुरित कर सकते हैं और इससे बीज पौधों का विकास भी जल्द होता है। आमतौर पर लत्तेदार सब्जियों में चुन्नी लासिता रोग लगते हैं। इसके लिए किसानों को कोहड़ा के अर्का सूर्यमुखी, अर्का चंदन, करेला के पूसा हाइब्रिड 1, खीरा के स्वर्ण शीतल, स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णा, नेनुआ के स्वर्ण प्रभा, झींगे के स्वर्ण उपहार प्रभेद हमें बचा सकते हैं। इसके अलावा लत्तेदार सब्जियों में गर्मी बढ़ने से हमें फसलों से फल नहीं मिल पाता। इसका कारण यह है कि नर फूल तो आते हैं मगर मादा फूल कम आते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपने फसलों पर हार्मोन का छिड़काव करना चाहिए। जब हमारी फसल 2 पत्ते के स्टेज में रहता है तब कोहड़ा में 20 लीटर पानी में 10 ml इथरेल का घोल बनाकर छिड़काव करना बेहतर होता है। उसी तरह कद्दू में 20 लीटर पानी में 1 ग्राम मैलिक हाइड्राजाइड, नेनुआ झींगी में 20 लीटर पानी में 25 ml इथरेल तथा करेला में 20 लीटर पानी में 10 ml साइकोसिस का घोल बनाकर छिड़काव करने से हमारे फसल स्वस्थ तथा फल देने लायक हो जाते हैं। इन्हीं सब बातों का ख्याल रख किसान अपने खेती द्वारा आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। आगाध खेती में कद्दू वर्गीय सब्जी का करने से आपको मार्केट में आपका उत्पादन पहले जाएगा, समय से पहले जाएगा और उसमें आपको अधिक दाम मिलेगा। इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो सबसे किसान के साथ यह कठिनाई है कि उसको जितना लागत लगाता है उसके हिसाब से उसको आमदनी नहीं हो पाती है। इसीलिए हम कहेंगे कि कद्दू वर्गीय सब्जी का आगाध खेती करके आप आमदनी को बढ़ा सकते हैं और खाली समय में आपका रोज़गार का भी सृजन हो जाता है। तो इसके लिए जाड़े का मौसम अभी जो है दिसंबर से फरवरी के मध्य में आप कद्दू वर्गीय सब्जी की खेती करके उसका पौधा उगा के आप 40 से 45 दिन पूर्व ही आप उत्पादन बना सकते हैं और मार्केट में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और खाली जगह में आपका रोज़गार का भी सृजन हो जाता है। नसीम जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं आगाध खेती करने के लिए वो कौन कौन सी अच्छी किस्मों का चयन करेंगे? कद्दू वर्गीय सब्जी में आप कुमड़ा है, लौकी है, करेला है, नेनुआ है, झींगी है, तरबूज है, इसकी खेती आप करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप देसी किस्म में उतना उत्पादन नहीं होता है, इसीलिए आपको अनुशंसित किस्में जो हैं उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। जैसे कुमड़ा है तो इसमें अर्का चंदन है, अर्का सूर्यमुखी है, पूसा विश्वास है कुमड़ा के लिए। उसी तरह करेला के लिए अर्का हरित है, प्रिया है। नेनुआ के लिए पूसा चिकनी है, पूसा सुप्रिया है, पूसा स्नेहा है और स्थानीय किस्में हैं। झींगी के लिए स्वर्ण मंजरी, स्वर्ण उपहार, स्वर्ण ज्योति, पूसा 2 मौसमी, कल्याणपुर सोना, यह सब वैरायटी है। उसी तरह झींगी के लिए आप
सतपुतिया है, और तरबूज के लिए अर्का मानिक है, अर्का चंदन है, ये वैरायटी है। उसी तरह लौकी के लिए अर्का बहार है, पूसा प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा प्रोलिफिक राउंड, पूसा मेघदूत, यह सब लौकी की अनुशंसित किस्में हैं। इसकी खेती आप अभी कर सकते हैं। इसको 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में इसका पौधा उगा सकते हैं। नसीम जी, आप हमारे किसान भाई को बताएं, कद्दू वर्गीय सब्जियों की आगात खेती करने के लिए वो किस प्रकार की तैयारी हमारे किसान भाई करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि आप कद्दू वर्गीय सब्जी का आप पौध बनाना होगा। पौध बनाने के लिए आप 6 इंच लंबाई का और 4 इंच व्यास वाले पॉलीथीन छिद्र युक्त हो उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें आप बराबर मात्रा में गोबर या पत्ते का सड़ा हुआ मिट्टी के साथ बराबर मात्रा में मिला के उसको भर देते हैं, उसको दबा देते हैं और इसको ऐसी जगह में रखते हैं जहां सूरज की रोशनी हो, और फिर वहां रखने के बाद आप उसमें हर पॉलीथीन में 3-3 बीज आप कद्दू वर्गीय सब्जी का डाल देते हैं। जैसे लौकी, खीरा, नेनुआ, झींगी, तरबूज, 3-3 बीज उसमें पुष्ट बीज डाल देते हैं। इसको उपचारित करके डालना सबसे उत्तम होता है। उपचार करने के लिए आप बीज को 2 ग्राम बेवेस्टिन 1 लीटर पानी में 1 किलो बीज में देना चाहिए। 2 ग्राम बेवेस्टिन 1 किलो बीज में के हिसाब से आप इसको उपचारित कर लें। उसके बाद पॉलीथीन में 3 पुष्ट बीज हर पॉलीथीन में डाल दें। उसके बाद उसको पारदर्शी पॉलीथीन से ढक दें और ज़रूरत पड़ने पर सिंचाई के टाइम में उसको आवश्यकता अनुसार हटा भी सकते हैं और उसको ढक दें। इस तरह जाड़े में पौधे का को ढकने से उसके अंदर तापक्रम बना रहेगा और फिर उसकी बढ़वार अच्छी होगी। आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को भी मेरी तरफ से जोहार। तो कद्दू की आगात खेती के बारे में जानकारी तो आपने ले ली अपने विशेषज्ञ से, तो चलिए हम आगे और जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और विराम लेना चाहेंगे। आप तब तक देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खेती करते समय किसान भाई बहन उर्वरक तो डालते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम आज जानकारी दिलवाएंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर शशि भूषण कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि खेतों में उर्वरक डालते समय कौन कौन सावधानियां बरतनी पड़ती है। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि भूषण कुमार जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि खेतों में जब उर्वरक डालेंगे तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मुख्य रूप से 2 किसान भाई डालते हैं, एक रासायनिक उर्वरक डालते हैं और एक कार्बनिक उर्वरक डालते हैं। वैसे जैविक उर्वरक भी होता है, लेकिन हमारे किसान भाई ज़्यादातर रासायनिक के रूप में यूरिया, DAP, डाइअमोनियम फॉस्फेट, MOP डालते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे बोलते हैं, SSP डालते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये सब। उसके अलावे बोरेक्स डालते हैं जिसमें बोरन का परसेंटेज होता है। ये सब रासायनिक उर्वरक हुए।
और इसको डालने से सिर्फ 1 या 2 आवश्यक तत्व ही मिलते हैं, जबकि कार्बनिक उर्वरक डालने से हमारे खेतों को बहुत सारे आवश्यक तत्व, जो हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, हमारे जो पौधे हैं, इसे 16 आवश्यक तत्व की ज़रूरत पड़ती है। यानी 16 तत्व इसे चाहिए अपने ग्रोथ साइकिल पूरा करने के लिए, यानी कि सीड से सीड पूरा करने के लिए 16 आवश्यक तत्व। और हमारे किसान भाई सिर्फ यूरिया देते हैं तो उससे सिर्फ 1 आवश्यक तत्व पूरा होता है। इसी तरह म्यूरेट ऑफ पोटास देंगे या एसएसपी की बात किए, डीएपी की बात किए, तो इससे 1 या 2 तत्व ही पूरा होता है। जबकि कार्बनिक जो खाद होता है, इसे डालने से हमें ये सारे जितने भी 16 आवश्यक तत्व की बात जो मैं कर रहा था, ये सारे का सारा ये आवश्यक पोषक तत्व मिल जाता है। तो ये 2 तरह के हैं जो किसान डालते हैं। वैसे जैविक खाद भी है, लेकिन ये हमारे किसानों में कम पॉपुलर है। हालांकि किसान लोगों को डालना चाहिए, क्योंकि जैविक खाद से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए हमें सिर्फ रासायनिक तत्व जो होते हैं, 16 आवश्यक तत्व की जो मैं बात कर रहा था, सिर्फ इसी पे ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि हमारे पौधे को रासायनिक आवश्यक जो तत्व हैं, 16 आवश्यक तत्व, इसके अलावा भौतिक अवस्था जो मिट्टी की होती है उसको भी बनाए रखना आवश्यक होता है। जैविक अवस्था को बनाए रखना आवश्यक होता है, जिसे हम कहते हैं कि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इसके लिए तीनों जो तत्व हैं, तीनों जो मुख्य बातें हैं, यानी कि भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था और जैविक अवस्था, इन तीनों अवस्था को बनाए रखने के लिए हम कार्बनिक खाद देते हैं, खासकर गोबर की खाद, जिसका जो कि हम बल्कि उर्वरक बोलते हैं। बल्कि यानी कि ज़्यादा मात्रा में इसे हम डालते हैं, तो इससे भौतिक अवस्था बन जाता है। भौतिक अवस्था मिट्टी का अच्छा हो जाने से हमारे मिट्टी में जो भी हम पानी देते हैं, यानी कि जो सिंचाई करते हैं, तो ये जो सिंचाई का पानी है, ये लंबे समय तक मिट्टी में बना रहता है और उसमें हवा का भी संख्या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और हवा का प्रतिशत और नमी का प्रतिशत मिट्टी में बना रहे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, इससे हमारे पौधे को ज़्यादा फायदा होता है। उसे मिट्टी से न्यूट्रिएंट को खींचने में आसानी होती है, और जब आसानी से वो न्यूट्रिएंट को जब मिट्टी से खींचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा फसल हो जाता है, जिससे उपज भी बढ़ जाएगा। उर्वरक खाद डालते समय कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, विशेष रूप से हमारे किसान भाइयों को बताएं। उर्वरक डालते समय हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि 2 तरह का उर्वरक का, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक रासायनिक और एक कार्बनिक उर्वरक का। तो पहले मैं रासायनिक खाद के बारे में थोड़ा बता दूं, उसके बाद कार्बनिक के बारे में बताऊंगा। रासायनिक खाद जब किसान भाई डालें, खासकर यूरिया का प्रयोग हमारे किसान भाई ज़्यादा करते हैं, तो यूरिया डालने के समय 2 बातों का ध्यान अवश्य दें। एक तो पौधे का परिस्थिति क्या है, यानी कि किस पोजीशन में पहुंच गया है, यानी कि जिस समय पौधे में कल्ला निकलता है, जिस समय उसका शारीरिक ग्रोथ ज़्यादा होता है, उस समय उसे ज़्यादा खाद पानी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ये अवस्था, जैसे अभी गेहूं का सीज़न आ रहा है, इसमें 25 से 30 दिन के अंतराल पर जब सोइंग करते हैं, उसके 25 से 30 दिन के बाद ये अवस्था आता है, उस समय यूरिया ज़रूर डालें। और दूसरा, जब गाभा आता है, यानी कि ये अवस्था करीब 50 से 60 दिन के अंतराल पे आता है, उस समय यूरिया ज़रूर डालें। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि जिस समय यूरिया का प्रयोग करते हैं, उस समय मिट्टी में नमी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि यूरिया एक ऐसा रासायनिक उर्वरक है जो कि हवा में जो नमी होता है उससे घुलकर ये उड़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए अगर हमारे मिट्टी में नमी बना रहेगा, तो यूरिया का जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मिट्टी में जाएगा और हमारे पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उसे ले सकते हैं। और दूसरी बात मैं कर रहा था
रासायनिक कार्बनिक खादों का। तो कार्बनिक खाद हमें जिस समय सोइंग करते हैं, सोइंग के बहुत पहले यानी 3-4 दिन पहले हम मिट्टी में उसे डाल दें और अच्छी तरह से मिला दें। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब भी कार्बनिक खाद की बात होती है तो हमारे किसान भाई गोबर को इकट्ठा करते हैं और ले जाकर एज इट इज़ उसे खेत में डाल देते हैं। ऐसा ना करें, इसे अच्छे तरह से सड़ा लें और जब ये दुर्गंध रहित हो जाए, यानी इसमें दुर्गंध जब ना हो, देख लें कि दुर्गंध इससे चला गया है, तब समझे कि ये जो खाद है कार्बनिक खाद हमारा तैयार हो गया है, और तब उसे अपने खेतों में डालें और अच्छी तरह से मिला लें, तब सोइंग करें। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको इतनी अच्छी जानकारी दी खेतों में उर्वरक डालते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें उम्मीद है इसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे और खेतों को अच्छी उपज के लिए अच्छा बनाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों और जोहार। तो आज के लिए बस इतना ही। किसान भाई बहनों, आशा करती हूँ कि आज की जानकारियों से भी आप अवश्य लाभ उठाएंगे। तो जाते जाते आप हमारा पता लिख लें, जिससे आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। जोहार।